नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, जो कि अक्टूबर माह का है। और इसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित अक्टूबर महीने के, उसको कवर करेंगे। और साथ में ये भी देखते चलेंगे कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबरों से परीक्षा के लिए फैक्ट निकालना यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है या बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है या आएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर देखेंगे। इस समय समीक्षा अधिकारी में बहुत तेज़ रिवीजन का अब समय आ चुका है। मुश्किल से 2-2.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है और उसको बेहतर यूटिलाइज़ करने के लिए एक तो मेरा वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा किसी वजह से, जिसमें मैंने 100 टॉपिक्स की पूरी स्ट्रेटजी बताई है कि कौन से ऐसे 100 टॉपिक्स हैं जो आप अगर कर लें तो प्रीलिम्स में आपको बाधा नहीं आने वाली है। तो उसको ज़रूर कर लें। कोर्स में अगर इनरोल होके उसको कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ये हमारा नंबर है 9506742546। इस पर आप RO लिख कर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कोर्स की डिटेल दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज में केवल इनरोल होना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप RO टेस्ट लिखकर इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। और हिंदी के लिए तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी ये जो किताब है इसको आपके पास होना ही चाहिए। और इसकी कहने की एक वजह है क्योंकि ये हम लगभग 3-4 साल से हम इसको हर परीक्षा में आजमा चुके हैं। RO के जितने भी प्री और मेंस हुए हैं, मतलब लगभग 4-5 प्री मेंस हो चुके हैं जब से हमारे पास ये बुक है। तो उसमें हमेशा जो है 55+ आपको आराम से इस किताब को पढ़ के मिल जाता है। और जो 5-6 किताबें स्टैंडर्ड रिकमेंड की जाती हैं आपको, सबका सार इसमें शामिल है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए एक किताब पढ़े कि दूसरी चीज़ के लिए दूसरी किताब पढ़े। सारे टॉपिक्स इसमें पूरी समग्रता से, पूरे जो है जितनी भी कायदे से कवर किया जा सकता है इसमें कवर किया गया है। तो निश्चिंत होकर जो है आप इस किताब पर भरोसा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो है ये 55+ जो है नंबरों की अपने आप में गारंटी है। सबसे पहले जो है जो एक बड़ी पहल यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं इनमें डिजिटल डॉक्टर्स क्लिनिक जो है शुरू होगी। एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जैसे आप टेलीमेडिसिन के बारे में जानते हैं, जिसमें टेलीफोन पे काउंसलिंग की जाती थी मरीजों की। मान लीजिए कोई बड़े डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं और किसी दूसरी जगह जो है परामर्श की आवश्यकता है, तो वहाँ पर फ़ोन पे बात करके ही कि क्या रिपोर्टें हैं, क्या जो है वाइटल्स हैं, सारी चीज़ें, BP क्या है और बाकी रिपोर्ट्स जानकर जो है वहीं से वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। लगभग वही तरह का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूंकि ये डिजिटल है तो डिजिटल डॉक्टर्स क्लिनिक की स्थापना जो है जहाँ भी डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं में, यानी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कवरेज अच्छी नहीं है, वहाँ पर ये स्टार्ट की जाएगी। और ये क्लिनिक एक तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह होंगे, जहां न केवल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर का परामर्श मिलेगा बल्कि स्वास्थ्य देखभाल सहायता के साथ ही लैब की भी सुविधा वहां पर मिलेगी। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी और दवा का हब बनेगा। उत्तर प्रदेश में कई तरह से उद्योगों को, निवेश को आकर्षित करने के प्रयास चल रहे हैं पिछले 5-7 साल से। अब जो है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी और जो है मेडिसिन का हब बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। तो फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा हब बनाने की यूपी को तैयारी है। प्रदेश सरकार इसके लिए क्या करेगी, पीलीभीत, ललितपुर व जेवर में देश का सबसे बड़ा फार्मा पार्क विकसित करेगी। तो बस ये 3 प्लेस आप याद रखिए कि कहाँ पर फार्मा पार्क के लिए प्रपोजल है, पीलीभीत, ललितपुर और जेवर। जेवर कहाँ पर है, जेवर आपका जो है नोएडा के पास में है, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष या श्री अन्न का वर्ष भी मनाया जा रहा है। तो उसी के क्रम में भी कृषि कुंभ से पहले उत्तर प्रदेश में
लखनऊ में, बस जगह आप याद रखिए कहाँ पर यह आयोजन हुआ, लखनऊ में 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यहाँ पर है, उसमें 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपको बताना होगा लखनऊ में किया गया। डेट्स पूछे जाने की बहुत ही कम संभावना है, और इसमें प्रदेश सरकार द्वारा श्री अन्न, जिसको हम लोग मिलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, इस पे काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। अगला हमारा फैक्ट है, देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। तो ये कभी हाल ही में एक रिपोर्ट या यूँ कह लीजिए रैंकिंग जारी हुई है, जिसके आधार पर बताया गया है कि सबसे बड़ा स्टार्टअप ग्रोथ करने वाला जो है प्रदेश में चौथे स्थान पर है, 4th प्लेस में है क्या, यूपी हमारा। बस यही जो सबसे बड़ा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने यूनिकॉर्न हैं ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश में 8 यूनिकॉर्न हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 तक 20,000 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2023 के मध्य तक ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट है, अभी कई सारी जो है नई आवासीय योजनाएं शुरू की गई हैं, तो उसमें से 6 शहरों के लिए नई आवासीय योजनाओं को स्वीकृति मिली है। अब ये 6 शहर कौन से हैं? अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आगरा व मुरादाबाद के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 6 शहरों के लिए आवासीय योजनाओं की। इनका क्रियान्वयन आवास विकास परिषद और संबंधित शहरों के विकास प्राधिकरण, जो वहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उनकी मदद से किया जाएगा। शहरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार 100 शहरों में नई टाउनशिप योजना शुरू करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना लागू की गई है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना क्या है। तो इसमें जो है, जैसे अब जो शहरों में जगह तो बची नहीं है, तो शहरों के जो सराउंडिंग जो है उस जिले की एरिया हैं, जिनको हम खासकर ये कह सकते हैं जो उनको टच करने वाला, विशेषकर ग्रामीण एरिया से टच करने वाला है, तो उनके बाहर जो है सरकार नई टाउनशिप जो है डेवलप कर रही है। उसी को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना। अगला है, एक नई नीति को मंजूरी मिली है कैबिनेट में, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या नीति है? प्रोत्साहन नीति 2023। प्रोत्साहन नीति क्या है? तो कैबिनेट ने विदेशी व फॉर्च्यून 500 कंपनियों से अधिक निवेश हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI कहते हैं, और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश व प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। तो इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं निवेश व प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा जो है स्पेशल जो है सुविधाएं दी जाएंगी, उनको कई तरह की छूट दी जाएगी टैक्सेज में और स्थापना करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 1.75 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर जो है दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। स्वच्छ ईंधन के प्रयोग की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को महंगाई से फौरी राहत दिलाने के लिए सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली के अवसर पर निःशुल्क रसोई सिलेंडर दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था, जो वितरित किया गया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश ने अनाज, फलों व सब्जियों के निर्यात का भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह के प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये नया रिकॉर्ड क्या है? आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 14-15 में सब्जियों व कंदमूल का निर्यात 35 करोड़ था, वहीं अब ये बढ़कर 434 करोड़ का हो गया है। यानी अगर देखा जाए तो 10 सालों में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि हो गई है। तो वर्तमान आपको मेन याद रखना है कि वर्तमान में जो है यानी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें ये 434 करोड़ तक निर्यात पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा है, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि महिलाओं की जो आय है वो पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। ये रिपोर्ट क्या है? पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर के मध्य ग्रामीण महिलाओं की आय
8,936 रुपये थी, जो अप्रैल से जून 2023 के बीच जो है 20,000 रुपये ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा हो गई है, लगभग 20,000 मान सकते हैं। इस अवधि में ग्रामीण पुरुषों की आय 15,000 से बढ़कर 19,000 हुई है। यानी अगर आय में बढ़ोतरी का जो रेशियो है वो देखा जाए तो महिलाओं का ज़्यादा है, पुरुषों का कम है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में ये लगभग 20% थी और 20-21 में बढ़कर ये 28% हो गई है। यानी बस ये आंकड़ा जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है कि 18-19 में 20% था, लेकिन 20-21 में ये जो है 28% हो गई है श्रम में भागीदारी महिलाओं की। तो अगर बीते 6 वर्षों के एक एवरेज की बात की जाए, एक औसत की बात की जाए, तो महिला श्रम बल की भागीदारी में जो है उत्तर प्रदेश में 17.9% की वृद्धि हुई है। यानी महिलाओं की श्रम भागीदारी जो है बढ़ी है। अब इसको अगर जो है ज़्यादा डिटेल्ड में हम समझना चाहें तो ये आंकड़े हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जुलाई से सितंबर 2022 में क्या रेशियो था शहरी पुरुष और शहरी महिलाओं के जो है कमाई का, और वही जो है बढ़कर जो है हिस्सेदारी कितनी हो गई है अप्रैल से जून 2023 में। हालांकि हमको बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाना है, कुल मिलाकर आपको ये फैक्ट रखना है कि श्रम बल में जो है महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र प्रायोजित स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो पहला स्थान किस परिप्रेक्ष्य में है ये जानना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पे है। तो इस तरह का प्रश्न अति संभावित होता है जहां पर यूपी के संदर्भ में पहला या प्रथम पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश ने, अब ये आंकड़ा है, जरूरी नहीं कि आपको आंकड़ा याद रखना है, बस एक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, 3.71 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इससे दूसरी बात क्या पता चली कि मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है और यूपी पहले नंबर पे है। एक दिन में 6.63 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर भी उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास बना दिया। यानी सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में तो प्रथम स्थान पे आ ही गया है मध्य प्रदेश को छोड़कर, लेकिन एक दिन का सिंगल डे में 6.63 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर भी उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है, एक अभियान चलाया गया था, शक्ति दीदी अभियान। अब ये शक्ति दीदी अभियान क्या है, क्योंकि ये यूपी में ही चलाया गया है, लेकिन इस तरह का इसलिए पूछा जा सकता है आपसे। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा गया शक्ति दीदी। तो ये शक्ति दीदी अभियान है क्या? प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन 2 महिला पुलिस कर्मियां, जिनको शक्ति दीदी कहा जाएगा, की टीम गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं में सरकार की महिला प्रधान योजनाओं के विषय में जानकारी देंगी और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर उनकी समस्याओं का निवारण भी करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो है एक इंटरनेशनल रैंकिंग जारी हुई है जिसमें दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर और देश के भी 10 सबसे प्रदूषित शहरों के बारे में बताया गया है। तो पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। रेस्पिरेटर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 शहर, कौन कौन से 3 शहर हैं? नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल हैं। देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली जो है सबसे टॉप पर है। उसके बाद आते हैं तो पटना है दूसरे नंबर पे, और पटना दूसरे नंबर पे है। फिर बिहार का मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पे है। उसके बाद हरियाणा का फरीदाबाद चौथे नंबर पे है। उसके बाद यूपी के शहरों का शुरू होता है, यानी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, और उसके बाद जो है पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ग्वालियर फिर से इसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है आपसे जो पूछा जा सकता है, तो पहला पूछा जा सकता कौन है, तो पहला सबसे दिल्ली ही है, उसके बाद पटना है। ये जरूरी नहीं कि पूरी आप लिस्ट याद रखें। यूपी के शहरों को पूछा जाए तो आप नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ ये टॉप 10 में शामिल हैं, और ग्वालियर का भी इसमें स्थान है। रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर, क्योंकि हम अगर ये जानते हैं कि सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे स्वच्छ हवा कहाँ की है।
तो सबसे स्वच्छ हवा कहाँ की है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल की है। और देश के सबसे 10 सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में आइजॉल, चिकमंगलूर, मंडीखेड़ा, ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। शिवमोगा, मदिकेरी, विजयपुरा, गदग, चामराजनगर, रायचूर और मैसूर शामिल हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भी लिथियम बैटरी, क्योंकि अब ईवी पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, ईवी को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो लिथियम बैटरी बनाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश में प्रयास जारी है कि उत्तर प्रदेश में इसका एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट स्थापित हो। इसके लिए हिंदुजा समूह के साथ एक MOU अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने शामिल किया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड में नोएडा जैसा एक औद्योगिक शहर बनेगा। नोएडा जो है एक पहला औद्योगिक शहर जो है माना जाता है, जो बहुत व्यवस्थित तरीके से डेवलप किया गया है। इसी तरह से बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए एक औद्योगिक शहर नया बसाने का जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास शुरू किया है। ये कहाँ बनेगा? तो ये झांसी ग्वालियर मार्ग पर इस औद्योगिक टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 33 राजस्व ग्रामों की 35,000 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही यहाँ रोजगार की भी असीमित संभावनाओं का सृजन होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में जो धान का MSP है उसमें 143 रुपये के मूल्य वृद्धि की घोषणा की है और ये 143 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। जो कामन धान का मूल्य है, समर्थन मूल्य, वो 2,183 रुपये हो जाएगा और प्रति कुंटल, और जो A ग्रेड है जो सबसे अच्छा वाला होता है वो 2,203 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैपिडेक्स ट्रेन को मिला नमो भारत नाम। अभी आपने देखा होगा हाल ही में रैपिडेक्स ट्रेन का जो है शुभारंभ किया गया है हरी झंडी दिखाकर। तो प्रधानमंत्री ने इसका लॉन्च किया था, शुभारंभ किया था, ये आप लोगों ने सभी में जानते होंगे, बहुत चर्चा में था। ये देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन है जो गाजियाबाद स्प्रिंट साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया था। और रैपिडेक्स का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेनों को नमो भारत नाम से अब जाना जाएगा। मतलब रैपिडेक्स तो उनका एक टेक्निकल नाम है, लेकिन उनका जो एक प्रचलित नाम जो दिया गया है वो नमो भारत ट्रेन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 3 जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे, ट्राइबल जो है म्यूजियम्स होंगे। ये कहाँ पर बनेंगे, बस ये जो है महत्वपूर्ण है। तो ये यूपी में प्रपोज किए गए हैं, 3 जिले बस याद रख लीजिए आप, एक तो मिर्जापुर में, सोनभद्र में, महाराजगंज में। यहाँ पर जनजातियाँ प्रचुर मात्रा में निवास भी करती हैं। सोनभद्र तो जनजातियों का गढ़ ही है एक तरह से देखा जाए। तो इस जनजातीय संग्रहालय में क्या होगा, तो चूंकि जनजाति पर ही बेस्ड है तो जनजाति जीवन से जुड़ी जानकारियाँ फिल्में, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें आधुनिक डिजिटल थिएटर होंगे, प्रदर्शनी कक्ष का निर्माण भी होगा तथा जनजातियों के जीवन, परिवेश व कला का संरक्षण और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बेवरेज प्लांट एक खुलने जा रहा है। वो कहाँ खुलेगा? अमेठी में, और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट होगा। तो इस तरह के थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से। अमेठी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट खोला जाएगा, खुल चुका है। शीतल पेय बनाने वाली कंपनी कोको कोला के औद्योगिक क्षेत्र त्रिडुंडी में नए बेवरेज प्लांट को SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने 900 करोड़ की लागत से तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं, सरकार ने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है, दिसंबर के अंत तक, यानी दिसंबर खत्म होने तक प्रदेश के सभी गांवों को परिवहन सेवाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के 4,593 गांव सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं से अभी वंचित हैं। इनको भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ने का सरकार का प्रयास है। अच्छे प्रदर्शन पर 3 आकांक्षी नगर पुरस्कृत होंगे। आकांक्षी नगर योजना के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भावना, यानी जो है आपस में एक प्रतियोगी भावना हो जिससे जल्दी जल्दी डेवलपमेंट के काम हो, इसलिए जो सरकार ने ये पुरस्कार घोषित किया है। इसमें क्या होगा, प्रदेश सरकार आकांक्षी नगरीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करने के लिए प्रदर्शन आधारित पुरस्कार वितरित करेगी।
अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 निकायों को 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी ताकि निकायों के बीच जो है विकास कार्यों को लेकर प्रतिस्पर्धा बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की विशेषकर कमी, क्योंकि कई सारे नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कई सारी नई चिकित्सा इकाइयाँ खुल रही हैं और डॉक्टर्स को निश्चित रूप से जो है प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा सैलरी मिलती है, ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए सरकारी सेक्टर में उनको आकर्षित करने के लिए और ये जो कमी है इस लैग को पूरा करने के लिए डॉक्टरों की जो सेवानिवृत्ति की आय है, रिटायरमेंट की आय है, उसको 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक कर दिया गया। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, कोई अगर चाहे तो 62 वर्ष के बाद जो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकता है। कई सारी इसमें कंडीशंस हैं, हम लोग को बस ये याद रखना है कि सरकार ने 65 वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 6 वर्ष में 3.8% बेरोजगारी जो है घटी है, बेरोजगारी दर। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर जो है घटकर अब 2.6% हो गई। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में बेरोजगारी दर क्या है तो आपको बताना होगा 2.6% है। और यही अगर देखा जाए बेरोजगारी दर तो 17-18 में 6.4% थी। तो यानी कितना कम हो गई, काफ़ी कम हो गई, 1/3 लगभग हो गई है। और 17-18 के सापेक्ष 2022-23 में लगभग बेरोजगारी दर में लगभग 3.8% की कमी आई है। आगे आते हैं। रेरा के मामले निपटाने में उत्तर प्रदेश प्रथम। अब यहाँ पर भी एक अचीवमेंट उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। रेरा का मतलब आप जानते हैं कि आवासीय जो परियोजनाएं हैं शहरी, तो अपने असर को लेकर अक्सर सवालों में रहने वाली रियल इस्टेट की निगरानी नियामक संस्था रेरा ने निपटाए मामलों की संख्या 1,10,000 के पार कर दी है। और रेरा के मामले निपटाने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल राज्य बन गया, प्रथम राज्य बन गया है। एक जो है साहित्यकार हैं उर्दू के प्रख्यात सारिब रुदौलवी उनका उपनाम है, निश्चित रूप से रुदौली से हो सकता है उनका संबंध रहा हो। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो जब कोई प्रख्यात साहित्यकार या बड़ी हस्ती का निधन होता है तो उनसे जुड़े प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं। तो हाल ही में उर्दू के विख्यात साहित्यकार व जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सारिब रुदौलवी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने उर्दू में 17 किताबें जो है उनकी जो है छपी थी। इसको याद रखना है, यूपी से थे इसलिए पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में बहुत सारी नई गतिविधियां स्वीकृत हुई हैं, उन पे काम चल रहा है, क्योंकि अब वो राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी पर्यटन की संभावनाओं पर सरकार विचार कर रही। तरह तरह से अब अयोध्या का जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसी में एक जो है कड़ी है कि वहाँ पर एक जो है सरयू नदी के बीच एक एरिया है, वहाँ पर द्वीप जैसा जो है माहौल बनाया जाएगा, द्वीप जैसा पर्यटन के लिए डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर राम वनगमन से संबंधित जो है चीज़ों को चित्रित किया जाएगा। तो ये इसका नाम जो दिया जा रहा है श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण, अनुभव केंद्र जो है बनाया जाएगा। पूछा जा सकता है कि आपसे ये कहाँ पर बन रहा है, तो आपको बताना होगा अयोध्या में बन रहा है। दिसंबर 2023 तक ये फंक्शनल हो जाएगा। इसमें 125 टेंट सिटीज़ का निर्माण किया जाएगा। रामलीला इंटरटेनमेंट जोन, फूड कोर्ट और बाकी अन्य सुविधाएं होंगी। मतलब पर्यटन के साथ आध्यात्म का जो है फ्यूज़न होगा, जो भी वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधाएं होंगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉटेज वगैरह बनेंगे, लोग स्टे कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोएडा और गाज़ियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। 18 से 21 अक्टूबर तक पर्यटन विभाग की तरफ से नोएडा और गाज़ियाबाद में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो पूछ चुकी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है इसलिए पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल इवेंट है। फिर अभी लखनऊ में दुर्गा पूजा के दौरान जो है, नवरात्र के दौरान एक बहुत बड़ा जो है दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया और वो इतना बड़ा था कि वो गिनीज उसने रिकॉर्ड बनाया जो है। और ये पूजा पंडाल जो है लखनऊ में बना
और इसकी जो थीम थी वो वृंदावन का प्रेम मंदिर जैसा बिल्कुल बनाया गया था आर्टिफिशियली। और ये विश्व का सबसे बड़ा पंडाल है जो 42,210 वर्ग फीट में बनाया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाएगा मालाबार नीम। मालाबार जो है नीम एक वैरायटी है। तो मालाबार नीम को कहते क्या है हम लोग, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलिया डुबिया। ये जो पौधा है पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को समृद्धि भी लेकर आएगा। लकड़ी की बढ़ती हुई मांग व किसानों की आय बढ़ाने के लिए वन विभाग ने पहली बार मालाबार नीम के पौधों का रोपण किया, यानी ये लकड़ी के पर्पज से जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क, ये मेडिसिन या फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बल्क ड्रग पार्क स्थापित होगा। बस तो इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बल्क ड्रग पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ललितपुर में बनाया जाएगा। अब इसकी लागत भी बताई गई है, 1,000 करोड़ की लागत से बनेगा और इसमें 452 तरीके की दवाएं बनाई जाएंगी। तो ज़्यादा डेटा में हमको नहीं पढ़ना है, कुल मिला के आपको जगह याद रखनी है कि ये कहाँ बनेगा। आगे है काशी में निफ्ट केंद्र बनेगा। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा पहला निफ्ट केंद्र कहाँ पर है, रायबरेली में है। तो दूसरा निफ्ट कहाँ बनने जा रहा है, काशी में। बस यही महत्वपूर्ण है। और निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक पूर्ण केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र के शुरू होने पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर 2 निफ्ट सेंटर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया गया। संचारी रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो है फैलती डिजीजेज। तो प्रदेश सरकार द्वारा डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, दिमागी बुखार, टीबी, कुष्ठ रोग के लक्षण युक्त रोगियों की खोज व उनके उपचार के लिए 3 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, वैसे तो अब जितने भी बड़े शहर हैं सब में ट्रांसपोर्ट नगर होता ही है। तो प्रदेश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले जितने भी शहर हैं सभी में ट्रांसपोर्ट नगर आर्थिक जोन यानी उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र को भी आरक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार इन शहरों को सुविधाएं व विकसित करने के लिए इन्हें 50-50 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देगी। नेक्स्ट है प्रदेश के अलीगढ़ में प्लास्टिक से कचरे तैयार कोयला सीमेंट बनाने के लिए ईंधन। तो प्रदेश के अलीगढ़ में प्लास्टिक के कचरे से कोयला तैयार किया जाएगा। ये आप नई बात देख रहे होंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, नए तरह का संयंत्र है। प्लास्टिक के कचरे से कोयला तैयार किया जाएगा। इस कोयले को एक सीमेंट संयंत्र में बतौर ईंधन प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों आज के इस सेशन में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे अक्टूबर महीने के वो हमने कवर किए। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।